नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मनु भंडारी के ऊपर हम वीडियो श्रृंखला जो बना रहे हैं साथियों, भाग 2 लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो आज हम उनके कहानी संग्रह के बारे में बात करेंगे। तो साथियों, उनका पहला कहानी संग्रह हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। इसका प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी, ठीक है, और पहला कहानी संग्रह है। और साथियों, आपको बता देते हैं, कहानी पत्रिका में मैं हार गई उनकी सर्वप्रथम जो कहानी मानी जाती है, मैं हार गई, इसी कहानी संग्रह में ये कहानी है, ठीक है। तो ये पत्रिका कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसके अतिरिक्त और बात बता देते हैं कि इस पत्रिका की सबसे सबसे अंतिम कहानी मैं हार गई ही है, ठीक है। और भी बहुत सारी कहानियां हैं और इसी कहानी के नाम पर इस कहानी संग्रह का नाम भी रखा गया है, ठीक है साथियों। जो इम्पोर्टेंट जानकारी है मैं वही बता रहा हूँ। इसके अतिरिक्त जो नहीं पढ़ने लायक है वो नहीं बताएंगे। तो साथियों, जो और महत्वपूर्ण बात है इस कहानी संग्रह के बारे में वो लिख लीजिए कि इसमें 12 कहानियाँ हैं कुल, ठीक है। जिसमें ईसा के घर, इंसान, गीता का चुंबन, जीती बाजी की हार, एक कमज़ोर लड़की की कहानी, सियानी बुआ, अभिनेता, शमशान, दीवार, बच्चे और बरसात, पंडित गजाधर शास्त्री और कील और कसम, दो कलाकार, मैं हार गई, ये कहानियाँ हैं इसमें, ठीक है साथियों। तो साथियों, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। ईसा के घर, इंसान, ये कहानी इम्पोर्टेंट है। दो कलाकार और मैं हार गई कहानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अतिरिक्त पंडित गजाधर शास्त्री, ये भी कहानी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हालांकि गीता का चुंबन या गीत का चुंबन, ठीक है, ये भी कहानी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन नाम आपने सभी के याद कर लेने हैं साथियों। इसके अतिरिक्त मैं कुछ बता देना चाहता हूँ कि ईसा के घर, इंसान, इस कहानी में क्या है, इसमें धार्मिक संस्थानों में होने वाले कुकृत्य, बुरे काम, असामयिक संबंधों, ठीक है, असामाजिक संबंधों का करारा व्यंग इसमें देखने को मिल जाता है, ठीक है साथियों। और गिरजाघरों के पादरी मानसिक परिस्कृति के आवरण पर युक्तियों से काम तृप्ति कर उन्हें बोलने पर विवश कर देते हैं, उन्हें ना बोलने पर विवश कर देते हैं। अक्सर जो देखा जाता है साथियों, गिरजाघरों के जो पादरी होते हैं वो गलत कामों में सम्मिलित रहते हैं। तो ठीक है, गीत का चुंबन एक अन्य कहानी है। इसमें क्या है, इसमें समवयस्क मतलब एक जैसे ही जो स्त्री पुरुष हैं या लड़का लड़की हैं एक ही उम्र के, जो वयस्क होते हैं, उनका आपस में आकर्षण एक स्वाभाविक बताया गया है, मतलब नेचुरल बताया गया है। लेकिन समाज जो है ऊंची ऊंची दीवारें उनके बीच खड़ा कर देता है। इसके बारे में है गीत का चुंबन या गीता का चुंबन, ठीक है साथियों। और पंडित गजाधर शास्त्री, ये एक कहानी है साथियों, ठीक है। इसमें ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पंडित गजाधर शास्त्री अपने आप को एक बहुत बड़े साहित्यकार समझते हैं। भ्रम है उन्हें, संदेह है, मतलब संदेह नहीं कह सकते हैं, अपने आप को मानते हैं वो बहुत बड़ा साहित्यकार। लेकिन इस कहानी में उनके इसी भ्रम को, इसी अकड़ को तोड़ा जाता है कहानी के माध्यम से मनु भंडारी के द्वारा, ठीक है, व्यंग किया गया है इसमें। तो दो कलाकार कहानी अच्छी है और मैं हार गई, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसमें है क्या। तो साथियों, मैं हार गई कहानी संग्रह में दो कलाकार कहानी है। इसमें क्या है, इसमें कला का सत्य, मानवीय मूल्यों के संरक्षण, मानवीय संवेदना के निर्वहन एवं मानवीय गुणों का सांकेतिक रूप में सिद्ध किया गया है। आसान भाषा में कहें तो इस कहानी की जो भाषा है उसके माध्यम से लेखिका ने ये कहा है कि कला का महत्व, मतलब कोई भी कला, चाहे लिखने की है, चाहे नृत्य करने की है, चाहे पढ़ने की है, चाहे कोई भी कला है, तो उसका महत्व जो है वो अर्थ, जश, नाम, ख्याति, प्रसिद्धि पाना नहीं है, बल्कि कला का महत्व होना चाहिए असंख्य लड़खड़ाते, दुर्बल, कमज़ोर व्यक्तियों का पक्षधर बनना, ठीक है, उनको संभालना, उनकी आवाज़ बनना ही कला का असली महत्व है। दो कलाकार में से लेखिका कोरी प्रशंसा की अपेक्षा ठोस कर्म को महत्व देती हैं, निरर्थक कला की अपेक्षा जीवनोपयोगी कर्म आवश्यक समझती है। तो ये एक विषय वस्तु बता दिया। तो किसी और वीडियो में हम इनके पात्रों के बारे में बताएंगे। साथ ही पात्र नहीं मिले मुझे, ठीक है। तो अगली कहानी है जो वो देख लेते हैं, मैं हार गई, जो अंतिम कहानी है इसी कहानी संग्रह में, और इसी के नाम पर कहानी संग्रह का नाम रखा है।
कहानी वर्तमान राजनीतिक नेताओं के ऊपर करारा व्यंग है। ये याद कर लीजिएगा कि मैं हार गई कहानी का विषय वस्तु क्या है, वर्तमान कालीन राजनीतिक नेताओं के ऊपर करारा व्यंग किया गया है। ठीक है, बस इतना ही आप याद रखिए। साथियों, अगला जो कहानी संग्रह है, तीन निगाहों की एक तस्वीर, अत्यधिक महत्वपूर्ण कहानी संग्रह। इसका जो कहानी संग्रह का प्रकाशन जो हुआ था साथियों 1959 में हुआ था। ठीक है, और तीन निगाहों की तस्वीर और चश्मे कहानियों में एक नयापन है। ठीक है साथियों, तो आपको बता देते हैं कि अकेली और मजबूरी कहानियाँ एक जैसी ही हैं। इसमें 8 कहानियाँ देखने को मिलती हैं हमें, जिसमें से तीन निगाहों की एक तस्वीर, अकेली, अनथाही गहराइयाँ, खोटे सिक्के, घुटन, हार, मजबूरी, चश्मे। ठीक है, तो इन्हीं आप अपने ऊपर पड़ा ना चश्मे, तो ये भी एक कहानी इसी कहानी संग्रह में है। तो कुल 8 कहानियाँ हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण कहानियाँ अकेली, मजबूरी, ठीक है, खोटे सिक्के और तीन निगाहों की तस्वीर। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ इसमें हैं। ठीक है, सबसे अधिक अगर पूछा जाता है ना किसी कहानियों के बारे में, तो इसी कहानी संग्रह के बारे में। तो याद कर लीजिए, सभी के सभी नाम याद कर लीजिए, घुटन का भी, हार का भी, चश्मे, अनथाई गहराइयाँ याद कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, तो एक एक करके सभी का पढ़ लेते हैं हम। विषय वस्तु क्या है, तीन निगाहों की तस्वीर। ठीक है, इसमें क्या है, तीन निगाहों की तस्वीर में क्या कथा है। तीन निगाहों की तस्वीर ऐसी अभिशप्त नारी की गाथा है जो दीर्घावधि मतलब लंबे समय तक बीमार पति की सेवा शुश्रूषा करती है। ठीक है, सेवा भाव करती है और उसका देखरेख करती है। सहज मानव संबंध की तलाश में उपेक्षा अवमानना का जीवन भोगते हुए वे आंख मूंद लेती हैं। लेखिका ने 3 खंडों में अलग अलग दृष्टियों से नायिका के व्यक्तित्व को सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अंकन किया है। और हम कह सकते हैं साथियों कि ये कहानी मनोवैज्ञानिक के आधार पर लिखी गई है। साथियों, मनोविश्लेषणात्मक फ्राइड की थ्योरी पढ़ी ना आपने, तो ये भी आपको एक अन्य जानकारी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बता देता हूँ कि ये पूरा का पूरा कहानी संग्रह ही मनोवैज्ञानिक माना जाता है। अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए पेपर में कि उनका मतलब मनु भंडारी का मनोवैज्ञानिक नाटक कौन सा है, वो है तीन निगाहों की एक तस्वीर, जिसका प्रकाशन वर्ष जे रहा, जिसमें कहानियाँ जे रही। ठीक है साथियों, तो आगे साथियों आपको बता देता हूँ एक और महत्वपूर्ण बात। तो साथियों, जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि मनु भंडारी का जो वास्तविक नाम है वो है महेंद्र कुमारी। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, महेंद्र कुमारी, जी आप याद रखिएगा नाम उनका। ठीक है, वास्तविक नाम ये है, प्यार से उनको घर में मनु कहा जाता था, इसलिए मनु भंडारी नाम पड़ गया। तो साथियों, अगली जो कहानी हम रखने जा रहे हैं अत्यधिक महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। यूजीसी नेट की परीक्षा हो, अन्य स्टेट की पीसीएस की परीक्षा हो, या और बहुत सारी परीक्षाएं जो कि अन्य राज्य हिंदी भाषी राज्यों में जो हिंदी अध्यापक पद के लिए जो परीक्षाएं होती हैं, उसमें ये कहानी के बारे में ना यानी कितनी बार पूछा है साथियों, बहुत ही बार। इसको तो आप मस्ट इम्पोर्टेंट में लिख लीजिए। और यदि आपने बीए किया है, बीए आपने किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो आपको बता दूं साथियों कि पंजाब यूनिवर्सिटी के शायद फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में ये कहानी लगी भी हुई है सिलेबस में। अभी मुझे नहीं मालूम किसमें, मतलब भूल चुका हूँ मैंने खुद पढ़ी हुई है ये। तो आपको बता देता हूँ साथियों, इसमें एक सोमा बुआ का चरित्र है। ठीक है, सोमा बुआ, थोड़ी सी कहानी बताऊँगा, ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। इसमें मनोवैज्ञानिक आधार पर एक सोमा बुआ नाम की स्त्री का चरित्र बताया गया है। ठीक है, सोमा बुआ मुख्य पात्र है, याद रखना है। ये पात्र के बारे में पूछा जा सकता है कि सोमा बुआ उनकी किस कहानी की पात्र है, तो अकेली। ठीक है, अकेली, इसमें क्या उपेक्षिता, उपेक्षिता होता है जिसको
सभी नज़रअंदाज करते हैं, सामाजिक तौर पर वंचित हैं वो। ठीक है, तो उपेक्षित वृद्धा है, बुढ़िया है जे, जो अकेलेपन से मुक्ति की तलाश में सबके सुख दुखों में पार्टिसिपेट करती है। चाहे किसी भी घर, गांव के किसी भी घर में शादी हो, भोज हो, मुंडन हो, जन्मदिन हो, जो बढ़ चढ़ कर दौड़ दौड़ कर सम्मिलित होती है, वहाँ के बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं, उस समारोह में कोई ना कोई काम जरूर करती हैं। और बता देते हैं, सोमा बुआ पुत्रहीन है। इसका कोई पुत्र, मतलब एक पुत्र था, वो मर गया। धनहीन तो है ही, मतलब पैसा तो है ही नहीं। और एक पति हैं, पति तो एक ही होते हैं, पति हैं वो ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं, यायावर वृत्ति के हैं वो, मतलब घूमक्कड़ हैं वो। कभी किसी यात्रा पर निकल जाते, कभी किसी आते हैं कुछ देर के लिए फिर चले जाते हैं। तो यायावरी वृत्ति मतलब घुमक्कड़ किस्म के पति हैं। और सामाजिक मान मर्यादा की दृष्टि से वंचित रहती है ये औरत, आखिर तक कहीं जुड़ नहीं पाती, अकेली रह जाती हैं, है ही अकेली। अभी कहानी यह होती है साथियों कि पार्टिसिपेट तो हर घर में करती है, गांव के ऐसे चली जाती है। इसको उम्मीद होती है कि इसके जो देवर हैं, सगे देवर, वो उसको शादी में बुलाएंगे, सोमा बुआ को। और अपने जो मर गए बेटे हैं, मर गया बेटा, उसकी एक अंगूठी, एकमात्र अंगूठी इसके पास निशानी होती है, वो भी बेच देती हैं कि मेरे देवर मुझे शादी में बुलाएंगे। अपने लड़के या लड़की की शादी होती है देवर के, तो उसको लगता है कि वो मेरे जो देवर हैं शादी में मुझे बुलाएंगे, मैं काम करूंगी वहाँ पर जाकर, लेकिन शगुन के तौर पर मैं साड़ी भी दूंगी उनको। ठीक है, साड़ी भी दूंगी, अंगूठी भी शगुन के तौर पर दूंगी, मतलब बहुत सारा सामान जो है इसने कलेक्ट कर लिया होता है। लेकिन होता क्या है कि जिस दिन शादी होती है उस दिन इसको बुलाया ही नहीं जाता, मतलब उसके एक दिन भी पहले इसको उम्मीद होती है कि एक दिन पहले भी उम्मीद होती है कि मुझे बुलाने का कोई आमंत्रण आएगा, मैं जाऊंगी, लेकिन कोई नहीं आता है। ठीक है, तो जिस दिन शादी होती है उस दिन शाम तक ये पूरा प्रतीक्षा करती रहती है कि अभी आएंगे अभी आएंगे, लेकिन कोई नहीं आता है, तो अकेली रह जाती है ये। तो एक व्यंग्य रूप से बताया गया है कि किस प्रकार से जो वृद्ध लोग होते हैं हमारे समाज में, उनको कैसे उपेक्षित किया जाता है, उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ठीक है साथियों, ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसकी कथा विस्तार से आपको बताई। अगली कहानी जो है अनथाई गहराइयाँ, हालांकि इसके बारे में पूछा कम ही जाता है, लेकिन फिर भी देख लीजिए कि इसमें एक निर्धन, गरीब किंतु ज्ञान पिपासु छात्र की कथा है, जिसे अपनी शिक्षिका से अत्यंत श्रद्धा लगाव है। यही लगाव जिंदगी की टेढ़ी मेढ़ी सरणियों पर अग्रसर होते हुए उसे आत्महत्या का कारण बनाता है। ठीक है साथियों, तो जो अनथाई गहराइयाँ एक छात्र की कहानी है जो आत्महत्या कर लेता है। घुटन कहानी साथियों, इसके विषय वस्तु इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सभी कहानियाँ इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, घुटन कहानी भी इसी कहानी संग्रह में है। ये दो नारियों की आंतरिक घुटन छटपटाहट की कहानी है, और जिनमें एक पति संसर्ग से और दूसरी पति के वियोगजन्य संत्रास से घुटन की अनुभूति कर रही है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हार, इस कहानी में क्या है, हार कहानी में पति के विरोधी पक्ष की ऐसी कार्यकर्ती का उल्लेखन है जो पूर्ण उत्साह और मनोयोग से चुनाव प्रचार में जुड़ती है, लेकिन अंत में पति के औदार्य और सौजन्य से प्रभावित हो अपनी वोट मतदान के दिन पति के पक्ष में डाल देती है। ठीक है, अगली कहानी साथियों, मैंने बोला ना कि मजबूरी, अकेली कहानी दोनों ही इम्पोर्टेंट है, तो देख लीजिए तनिक ये। ठीक है, तो साथियों जिस प्रकार से ये कहानी थी ना, अकेली अकेली कहानी में वृद्धा की कहानी थी, बुढ़िया स्त्री की कहानी थी, वही इसमें भी एक वृद्धा नारी के मोह स्नेह का जीवंत दस्तावेज है। ठीक है, पोते के कल्याण कामना से उसे अलग करने का निर्णय, मोहजन्य अंतर्द्वंद, आकांक्षाओं को विरोध कर प्रत्यक्ष रूप से में स्थिति को अलग तरीके से स्पष्ट करने का मनोविश्लेषणात्मक अंकन इस कहानी में है। ठीक है, तो इसमें भी एक वृद्धा स्त्री के बारे में बताया गया है, और वह अपने पोते को पाना चाहती हैं, लेकिन किसी प्रकार से नहीं पा पाती हैं। तो ये कहानी भी एक प्रकार से मनोविश्लेषणात्मक है। तो साथियों अगला जो कहानी संग्रह है उसको हम पढ़ने के बाद में, लेकिन ये कहानी पढ़ लेते हैं, चश्मे कहानी। ठीक है, इसकी संरचना भी अत्यंत कलात्मक है। ठीक है, और इस कहानी में गहरी संवेदना पाठक को स्पर्श करती है। प्रस्तुत कथा
पुरुष के स्वार्थी और नारी के अद्भुत त्याग की मर्मस्पर्शी कहानी है। ठीक है। और खोटे सिक्के कहानी में मजदूरों के शोषण को प्रस्तुत किया गया है और सामाजिक व्यंग किया गया है, सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। इस खोटे सिक्के में मजदूरों पर जो शोषण होता है उसको बताया गया है। तो साथियों, ये तो रहे 2 कहानी संग्रह। ठीक है। इस वीडियो में हमने कुछ कहानियाँ आपके साथ साझा करी, प्रकाशन वर्ष साझा करें। तो साथियों, अगली वीडियो में हम बाकी शेष बचे कहानी संग्रह को कवर करेंगे। तो भाग 3 हम जल्दी लाएंगे, तब तक प्रतीक्षा करें। धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।